नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज हम आपको एक ऐसी कैश मीनार दिखाएंगे जो 30 करोड़ के नोट से तैयार की गई है। ये वही 30 करोड़ रुपए हैं जो झारखंड में एक मंत्री के निजी सचिव के नौकर के घर से मिले हैं। झारखंड के इस कैश मीनार को देखकर आपको आज दिल्ली के कुतुब मीनार की याद आ जाएगी। इसके बाद फिर आपकी सेहत में जहर घोलने वाली ऐसी मसालदानी दिखाएंगे जिसे दिल्ली में बेईमानी के मसालों से तैयार किया जा रहा था। दिल्ली में एक फैक्ट्री में 15 टन नकली मसाले और कच्चा माल मिला है। हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, ऐसे मसाले जो आपके किचन में रहते हैं, लेकिन कैसे आप असली और नकली मसाले पहचान सकते हैं, आज सत्ता में इसका भी समाधान है। इसके बाद आपको दिखाएंगे जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करेंगे, जिनके खिलाफ अब एनआईए भी जांच शुरू कर सकती है। इसके लिए दिल्ली के एलजी ने सिफारिश भी कर दी है। केजरीवाल पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस से राजनीतिक फंड लेने का आरोप है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी का पारा चढ़ा हुआ है। वैसे पारा तो सियासत का भी चढ़ा हुआ है और इसमें पाकिस्तान का तड़का भी लग गया है। फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान प्रेम पर अब बीजेपी ने तीखे हमले किए हैं। फारूक अब्दुल्ला पर पाकिस्तान का परमाणु प्रशंसक होने के आरोप लग रहे हैं। ये विस्तार से देखिएगा। हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। आज राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर देश की जनता को एक नई गारंटी दी है। राहुल ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो आरक्षण की लिमिट को खत्म कर देगी और इसे 50% से भी आगे ले जाएगी। राहुल ने यह भी दावा किया कि मोदी सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है। पश्चिम बंगाल पर भी रोज नई सियासी चिंगारियां निकल रही हैं। टीवी9 से खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल में धर्म के आधार पर महिलाओं का शोषण किया जाता है। इस वक्त ममता बनर्जी ने जवाब दिया है और कहा है कि अपने पापों को छिपाने के लिए बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। और कल यानी मंगलवार को पूरी दुनिया की नजर रूस पर रहेगी, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार बतौर राष्ट्रपति रूस की सत्ता संभालने जा रहे हैं। पुतिन के शपथ ग्रहण को लेकर मॉस्को में जबरदस्त तैयारियां की गई हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आज सत्ता की शुरुआत हम कैश मीनार से करेंगे, जिसका संबंध झारखंड से है। वहां इतने नोट मिले हैं कि ईमानदार लोग चकरा जाएंगे। तुलना करें तो इतने नोट मिले हैं कि नोटों की गड्डियों से बनी मीनार कुतुब मीनार से बस जरा सी ही छोटी नजर आएगी। कैश मीनार को देखकर आपको अंदाजा होगा कि भ्रष्टाचार की मदद से कैसे कैश के ऊंचे ऊंचे टावर खड़े हो रहे हैं। और देश के हर ईमानदार व्यक्ति का मन ये सोचकर खट्टा हो जाएगा कि भ्रष्टाचारियों की सत्ता कितनी बड़ी होती है। 500 रुपए के नोटों वाली ये तस्वीर देखिए। नोटों की संख्या इतनी है कि इसको गिनते गिनते घंटों लग जाएंगे। वैसे तो दिल्ली के कुतुब मीनार से भ्रष्टाचार वाली मीनार की तुलना नहीं हो सकती, लेकिन अगर ऊंचाई के मामले में दोनों को एक साथ अगर आप रखेंगे तो जानेंगे कि ये कितना बड़ा मामला है। दिल्ली के कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है। अगर आप झारखंड में मिले सारे नोटों को एक के ऊपर एक रखकर देखें तो नोटों वाली ये मीनार कुतुब मीनार से सिर्फ 13 मीटर ही छोटी नजर आएगी। कैश मीनार की ऊंचाई 60 मीटर होगी। ये ऊंचाई हमने कैलकुलेशन करके निकाली है। करप्शन वाली कैश मीनार की ऊंचाई इतनी है कि उसे देखते देखते कई बार ईमानदार आदमी की पगड़ी गिर जाती है। नोटों की इस तस्वीर की लोकेशन झारखंड की राजधानी रांची में है और बार बार इसमें झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर का नाम सामने आ रहा है। हालांकि नोट मंत्री जी के पास से नहीं मिले हैं, नोट मंत्री जी के निजी सचिव के पास भी नहीं मिले हैं, बल्कि कैश की ये मीनार मंत्री आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर के पास मिले हैं। मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और अफसरों के ठिकानों पर भ्रष्टाचार वाले कैश की कहानी आपने पहले भी कई बार सुनी होगी, तस्वीरें भी देखी होंगी, लेकिन रांची में मंत्री के निजी सचिव के नौकर के ठिकानों पर इतना कैश मिलना आश्चर्यजनक है। आज ईडी की अलग अलग टीमों ने 9 जगह पर छापेमारी की, जिसमें 30 करोड़ रुपए कैश मिला। इसके अलावा निजी सचिव के करीबी ठेकेदार मुन्ना सिंह और रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के इंजीनियर के घर भी छापेमारी की गई। सवाल है कि आखिर ये पैसे कहां से आए, किस मकसद से आए? कैश वाली इन तस्वीरों के कुल कितने किरदार हैं? ये सब कुछ इस वक्त जांच का विषय है। टीवी9 भारतवर्ष के पास ऐसे दस्तावेज भी हैं जो ईडी की कार्रवाई के दौरान बरामद किए गए हैं। इन दस्तावेज में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग वाले राज हैं। कैश की गड्डियों के बीच ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े पते भी मिले हैं। इनमें
ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के ट्रांसफर से जुड़ी जानकारियां भी थी। तो देखिए, ये वो दस्तावेज हैं जो बरामद किए गए हैं जिनमें ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के ट्रांसफर से जुड़ी जानकारियां थी। इतना ही नहीं, मंत्री आलमगीर आलम का लेटर हेड भी बरामद किया गया। तो देखिए, हटाना जरूरी है, ये लिखा गया है नाम के आगे। और ये जो जानकारी है ये सामने आई है, किस किस को हटाना है, कहां से हटाना है। देखिए, आगे लिखा है श्री राजेश ठाकुर पीसीसी, हटाना जरूरी है। ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी ये जानकारी निकलकर सामने आई है। वो कैश जो बरामद किया गया, यानी उन गड्डियों के साथ वो दस्तावेज भी मौजूद थे जिनमें ये तमाम जानकारियां लिखी थी कि किसको कहां से हटाना है, किसको कहां पोस्ट करना है, ये जानकारी। और इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, मंत्री आलमगीर आलम का लेटर हेड भी यहीं से मिला है। और लेटर हेड के अलावा तो देखिए, ये देखिए बाकायदा नाम लिखे हुए हैं। श्रीमती मोनिका बेसरा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट गोड्डा, ये एक एक करके श्री महेश्वरी प्रसाद यादव, मोहम्मद एजाज आलम, पता लिखा हुआ है पूरा, किस पद पर तैनात है। ग्रामीण विकास विभाग को प्राप्त बीडीओ सरायहट जिला दुमका के पद पर हैं, कहां पर हैं तैनात और कहां उनको भेजना है, ट्रांसफर पोस्टिंग, ये सब कुछ, और वहां से क्या बरामद किया गया है, ये तमाम जानकारियां, यानी ये तमाम जानकारियां उस कैश के साथ मिली हैं जिसमें कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग की जा रही थी। और देखिए, बाकायदा लिस्ट बनाई गई है जिसमें लिखा गया है कहां के बीडीओ हैं और कहां पर उनको भेजना है, कहां पर उनको ट्रांसफर करना है। ये सब कुछ इस जानकारी जो है वो उस कैश के साथ मिली है जो कि बरामद किया गया है। इसके अलावा कुछ पर्चियां भी ईडी को मिली हैं। इनमें अधिकारियों के नाम के आगे लिखा है कि ट्रांसफर जरूरी है, हटाना जरूरी है, यानी ये तमाम जानकारियां उस कैश के साथ बरामद की गई हैं। करप्शन, कैश और काली कमाई, ये सब वो शब्द हैं जो नोटों की ऐसी गड्डियों वाली तस्वीरों के साथ ट्रेंड होने लगते हैं। माहौल चुनावी है, रैलियों का दौर चल रहा है और ऐसे समय में झारखंड की इस छापेमारी की राजनीतिक वॉर रूम्स में जमकर चर्चा हो रही है। आज ओडिशा के नबरंगपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड में नोटों के पहाड़ मिले हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुनावी रैली के दौरान लोगों से पूछा कि क्या ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल नहीं भेजना चाहिए। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों ने चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? कांग्रेस के एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया कैश मिली, 350 करोड़ रुपया रोकड़ा, और आज कल रात को ही झारखंड में एक मंत्री के घर से 30 करोड़ रुपया जब्त हुआ है। भाइयों, 30 करोड़ रुपए। मुझे बताओ, जिन्होंने गरीब जनता का पैसा लूटा है वो जेल की सलाखों के पीछे जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? दरअसल ईडी ने आज की कार्रवाई फरवरी 2023 की छापेमारी से जुड़े मामले में की है। आपको बता दें कि 22 फरवरी 2023 को घूसखोरी के मामले में झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के 24 ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे थे। उस वक्त वीरेंद्र राम की कंपनियों के अलावा 100 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चला था। ग्रामीण विकास विभाग के इसी केस में आज ये रेड की गई थी, जिसमें नोटों की एक गड्डियां बरामद की गई। अपने निजी सचिव के नौकर के घर पर कैश मिलने के बाद मंत्री आलमगीर आलम की अपनी दलीलें हैं, जबकि सियासी विरोधियों को चुनावी मौसम में आरोपों की बरसात करने का मौका मिल गया है। तो इससे एक बात बहुत समझ लीजिए, ये राहुल गांधी जो कहते थे ना, मैं आऊंगा, सर्वे करूंगा और फिर संपत्ति का बंटवारा कर दूंगा, क्रांतिकारी कदम उठाऊंगा। अब ईडी के सर्वे में दिख रहा है कि संपत्ति का बंटवारा किस ढंग से हो रहा है। मतलब मंत्री तो छोड़िए, मंत्री के निजी सचिव तो छोड़िए,
निजी सचिव के नौकर के यहां करोड़ों मिल रहे हैं। मांग करते हैं कि आलमगीर आलम को तुरंत हिरासत में लेना चाहिए, कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए और इस पैसे का कनेक्शन जोड़ना चाहिए ईडी को। और दूसरी बात, चुनाव आयोग भी संज्ञान ले, क्योंकि चुनाव के समय 25 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी कहीं ये दिखाती है कि कहीं ये काला धन चुनाव को प्रभावित करने के लिए तो नहीं था। राजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा पीएस है और हम लोग भी जब भी पीएस यूएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। ये लालू प्रसाद जी का परिवार हो, शिबू सोरेन जी का परिवार हो, देश को लूटने वाले हैं और लूटने वाले को जब सरकार कार्रवाई करती है तो दर्द तो होगा ही। ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेट होगा तो उसमें पता चलेगा। जब भी झारखंड में भ्रष्टाचार वाले नोटों के बंडल मिलते हैं तो उन गड्डियों का जिक्र जरूर होता है जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी के बाद मिली थी। 6 दिसंबर 2023 को आयकर विभाग ने 300 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया था। सत्ता में अब हम आपको खबरों के स्टीयरिंग को झारखंड से दिल्ली की ओर घुमाते हैं और आपको एक ऐसी मसालदानी दिखाते हैं जिसके मेन्यू ने पूरे देश को चिंता में डाल दिया है। आप सभी न्यूज़ मित्रों के किचन में मसालदानी जरूर होगी। इसमें हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर जैसे मसाले भी होंगे। लेकिन क्या आपको पूरी तरह यकीन है कि जो मसाले आपके किचन में हैं वो 100% असली हैं, या जिन मसालों का इस्तेमाल आप अपने खाने में करते हैं वो एकदम शुद्ध हैं? ये सवाल दिल्ली के करावल नगर इलाके में पकड़ी गई एक ऐसी फैक्ट्री के बाद उठे हैं जहां हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च, ये सारे मसाले मिले हैं जो नकली थे और जिन्हें एसिड और सड़े हुए सामान से तैयार किया जा रहा था। यानी दिल्ली में ऐसी डेंजर मसालदानी तैयार हो रही थी जो आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। आपकी सेहत की सत्ता के साथ ये जानलेवा खिलवाड़ दिल्ली की 2 फैक्ट्रियों में किया जा रहा था, जिसे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है और मिलावटी मसाले तैयार करने और सप्लाई करने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। सबसे बड़ी बात, नकली मसाले और मसाले बनाने का जो सामान पकड़ा गया है वो 2 से 300 किलो नहीं बल्कि 15,000 किलोग्राम था। इसमें नकली मसाले के साथ मसाले बनाने वाला कच्चा माल भी पकड़ा गया था। बड़ी मात्रा में वो एसिड भी मिला है जिसने मसाले तैयार किए जा रहे थे। इसके लिए मसालों को रंग देने वाला केमिकल भी फैक्ट्री से मिला है। इसमें कौन कौन से मसाले शामिल थे, इन्हें दिल्ली में कहां-कहां सप्लाई किया जा रहा था और कहां तक इसका नेटवर्क था, एक एक जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन आपको नकली मसालों वाली इस सत्ता पर एक रील दिखाते हैं जिस पर चोट करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये हल्दी बनी हुई है जो बहुत ही जहरीली हल्दी है, जिसको हम सभी डेली यूज में हर एक घर के अंदर उपयोग में लाई जाती है। ये हल्दी बनाने का तरीका है, ये बिल्कुल सड़ा हुआ जो बहुत ही लो स्टैंडर्ड का जो बचा हुए चावल के दाने हैं, कुछ मिट्टी है और इसमें कुछ कलर्स हैं, कुछ घास फूस हैं और ये कलर मिलाए हुए जहरीले कलर जो इस सिट्रिक एसिड के इस तरह के बना के इससे ये हल्दी बना रहे हैं इस तरह की। ये साथ में बनी हुई हल्दी है। ये अमचूर है, अमचूर है। अमचूर में भी सेम वही प्रोसीजर है। इसमें बिल्कुल सड़ा हुआ चावल और सिट्रिक एसिड और इसके अलावा जो लकड़ी का बुरादा वो सब मिला के ये अमचूर बनाया जाता है।
बनाया हुआ अमचूर ये और रखा हुआ इन्होंने बना के यहाँ पर। इसके अलावा गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, ये सब बना के रखा हुआ है। तो ये कितनी जहरीली ये सब बनाते हैं, जिनको हम डेली अपने घरों में यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये हल्दी और ये साथ में हल्दी बनाने का इनका तरीका जो बहुत ही जहरीला है, जिससे बहुत ही कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी ये सब आजकल जो बढ़ रही हैं, उन सब का कारण यही है। और अब सुनिए, दिल्ली के करावल नगर में मसालों की जो फैक्ट्री रेड में बरामद की गई, वहां कौन से मसाले कितनी मात्रा में मिले हैं, यानी वो जहरीली मसालदानी देखिए जिसमें बेईमानी के मसाले भरे हुए थे। नकली हल्दी, वो भी 50 या 100 किलो नहीं बल्कि 3300 किलो। नकली गरम मसाला जिसकी मात्रा है 115 किलो। इसके अलावा नकली अमचूर पाउडर जिसका इस्तेमाल आमतौर पर हर किचन में किया जाता है और इसकी मात्रा थी 1450 किलोग्राम। इसी तरह दिल्ली की इस फैक्ट्री से 2240 किलोग्राम नकली धनिया पाउडर भी मिला है। साथ में 440 किलोग्राम सड़ी हुई सूखी लाल मिर्च भी जब्त की गई है, जिसे पीसकर और उसमें केमिकल मिलाकर लाल मिर्च पाउडर तैयार किया जाना था। अब वो सामान भी नोट कर लीजिए जिससे और भी ज्यादा मसाले तैयार किए जाने थे और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इन्हें बेचा जाना था। सड़े हुए चावल इसमें इस्तेमाल किए जाने थे। 1050 किलो सड़े हुए चावल बरामद किए गए हैं। सड़ा हुआ बाजरा 200 किलो मिला है, इसको मिलाया जाना था। सड़े हुए नारियल 6 किलो, धनिया के बीज 750 किलो, सड़ा हुआ नारियल, इसके अलावा धनिया के बीज 720 किलो, सिट्रिक एसिड मिला है जो 24 किलो था, जिन्हें मसालों में मिलाया जा रहा था। इसके अलावा 400 किलो लकड़ी का बुरादा भी फैक्ट्री से बरामद किया गया, जो मसाले में मिलाने के लिए यहां पर लाया गया था। और तो और नकली मसाले तैयार करने वाले ये आरोपी पशुओं को खिलाने वाले चोकर का इस्तेमाल भी कर रहे थे। इस फैक्ट्री से 5 किलो केमिकल वाला रंग भी मिला है, जिनसे मसालों को अलग अलग रंग दिया जाना था, बल्कि दिया जा रहा था। इन नकली मसालों को फैक्ट्री में तैयार करने के बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इन्हें सप्लाई किया जाना था। वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ये मसाले सप्लाई हो रहे थे, वो भी बता देते हैं। वो इलाके जैसे सदर बाजार, जो दिल्ली के बड़े बाजारों में शामिल है। इसके अलावा खाड़ी बावली में भी ये नकली मसाले बेचे जा रहे थे। दिल्ली के पुल मिठाई इलाके के साथ साथ जो साप्ताहिक बाजार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगाए जाते हैं, वहां भी इन मसालों को सप्लाई किया जा रहा था। यानी ये मसाले बहुत आसानी से बाजार तक पहुंचाए जा रहे थे। और सोचिए, इन मसालों को कितने लोगों ने खरीदा भी होगा, इसका इस्तेमाल भी किया होगा, कितने लोग बीमार भी पड़े होंगे। इस पर क्राइम ब्रांच के अधिकारी क्या कह रहे हैं, वो भी आपको सुनवा देते हैं। करावल नगर दिल्ली में हमने 2 चक्कियों पे रेड करी और उसमें हल्दी में वो पिसा हुआ चावल, सिट्रिक एसिड, नकली कलर और मसाले में बुरादा और सफ़ेदे के पत्ते, वो मिलावटी काफ़ी हजारों किलो की मात्रा में हमने पकड़े हैं। और ये सभी मसाले ये खारी बावली और सदर बाजार के एरिया में बोरियों में भर भर के वहाँ के व्यापारियों को ये लोग देते थे। लेकिन हमेशा की तरह हम आपको सत्ता में सिर्फ समस्या ही नहीं बताएंगे, बल्कि इसका समाधान भी बताएंगे। आप नकली मसालों की पहचान किस तरह से कर सकते हैं, इसे भी नोट कर लीजिए। जैसे असली धनिया पाउडर की पहचान करने के लिए 1 गिलास पानी में 1 चम्मच धनिया पाउडर डालें। अगर धनिया पाउडर पानी पर तैरने लगे, मतलब पाउडर में मिलावट की गई है। इसके बाद आप इसी तरह हल्दी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाकर उसे पानी में डाल दें। अगर उसका रंग बदल जाए और नीला, बैंगनी या गुलाबी हो जाए, तो मतलब हल्दी नकली है। असली काली मिर्च की पहचान कैसे करें, ये भी सुन लीजिए। 1 गिलास पानी में काली मिर्च को डालें। अगर काली मिर्च पानी में तैरने लगे, तो मतलब वो काली मिर्च नकली है। लाल मिर्च की पहचान भी कर सकते हैं आप। 1 गिलास पानी में लाल मिर्च पाउडर डालें। अगर पानी में लाल रंग घुलने लगे, मतलब मिर्च नकली है। इसके अलावा अगर मिर्च में लकड़ी का बुरादा मिलाया गया होगा, तो वो पानी पर तैरने लगेगा। इसी तरह हाथ में थोड़ा जीरा लें और इसे अच्छे से मस लें। अगर जीरे का रंग काला पड़ जाए, मतलब जीरा नकली है, क्योंकि असली जीरा रंग नहीं छोड़ता है। नकली और असली पहचानों में कैसे फर्क करें, इस पर हेल्थ एक्सपर्ट्स को भी सुन लेते हैं।
जैसे स्टार्च ले लिया या चावल की पॉलिशिंग वाला जो डस्ट मैंने बताया उसको ले लिया और उसके साथ मिला दिया सॉडस्ट या लेड क्रोमेट। लेड जो एक हेवी मेटल है उसका क्रोमेट एक कंपाउंड होता है, इसका कलर पीलापन पे होता है, उसको मिला दिया। अब ये हल्दी के 100 ग्राम और 400 ग्राम ये मिले, आधा किलो हल्दी बन के तैयार हो गया। अब इस हल्दी में लेड की मात्रा इतनी होगी, कैंसर फॉर्मिंग एजेंट है। अब लोग सोच रहे हैं तो फिर कैसे पहचाने? सिंपल है, हल्दी में का पाउडर लें 1/4 चम्मच, 3 ml उसमें डालें अल्कोहल एक टेस्ट ट्यूब में, उसको खूब झकझोर के चलाएं। उसके बाद उसमें 10 ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नॉर्मल आपके घर में उपलब्ध है, बहुत सारे काम में लेते हैं, उसको डाल दें। इसका रंग बदल जाएगा और इसका रंग बदल के पिंक हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। गुलाबी है मतलब इसमें केमिकल है। काली मिर्च में आमतौर पे पपाया सीड्स, पपीते का बीज मिलाते हैं। इसको कैसे आप पकड़ेंगे? तो इसको 1 गिलास पानी लें और उस पूरे मसाले को, साबुत मसाले को डाल दें। काली मिर्च आपकी बैठ जाएगी, पपीते का जो बीज है वो तैरता रहेगा। नॉर्मल रेड चिल्ली लाल मिर्च अगर पानी में घोलें आप, तो पानी का रंग नहीं बदलेगा, पाउडर बैठ जाएगा। लेकिन अगर पानी का रंग ही लाल हो जाए तो मतलब इसमें कलर है। उसके बाद जब उस पानी को निकालेंगे तो ग्लास के ऊपर लाल रंग लगा रह जाएगा। जीरे का पाउडर को लें, हाथ पे रगड़ के देखें और उसके बाद हटा दें। अगर हाथ काले रंग से रंग जाए तो मतलब इसमें मिलावट है। और सत्ता में अब एक बहुत बड़ी खबर, शराब घोटाले के मामले में पहले से तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA जांच की सिफारिश की गई है। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस से राजनीतिक फंडिंग लेने के आरोप में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ NIA जांच की सिफारिश की है। उपराज्यपाल VK सक्सेना को शिकायत मिली थी कि देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई की सुविधा देने और खालिस्तान समर्थक भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए चरमपंथी खालिस्तानी समूहों से फंडिंग हासिल की गई थी। आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने फंडिंग के रूप में 133 करोड़ रुपए आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस से लिए थे। शिकायतकर्ता ने खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू के एक वीडियो का भी रेफरेंस दिया है, जिसमें यह कहा गया था कि आपको 2014 और 2022 के बीच खालिस्तानी समूहों से 133 करोड़ रुपए मिले। अपनी सिफारिश में LG ने यह लिखा है कि यह शिकायत एक मुख्यमंत्री के खिलाफ की गई है, इसलिए शिकायतकर्ता के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की फोरेंसिक जांच भी की जाए। आपको बता दें, वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन की शिकायत पर LG ने इस जांच की सिफारिश की है। LG की तरफ से इस सिफारिश पर आम आदमी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल बीजेपी के एजेंट हैं और ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है और पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी ने ये साजिश की थी। हमारे पास हिंदू फेडरेशन की वो चिट्ठी भी है जो दिल्ली के उपराज्यपाल को लिखी गई है। 1 अप्रैल को लिखी 13 पन्नों की इस चिट्ठी में हिंदू फेडरेशन ने कई तस्वीरें जारी की थी, जिसमें केजरीवाल दिख रहे हैं। ज्यादातर तस्वीरें उनकी विदेश यात्रा की हैं, जिनमें वो कई लोगों के साथ दिख रहे हैं। बीजेपी इस पूरे मामले की जांच की सिफारिश का स्वागत कर रही है। ऐसे संगठन से अरविंद केजरीवाल जी का क्या नाता है? ऐसे संगठन से अरविंद केजरीवाल जी ने क्यों फंडिंग ली और क्या क्या उनसे वादे किए इस फंडिंग के खिलाफ? ये भारत के एक देशद्रोह का मुकदमा है और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो आदेश पारित करके कहा है NIA की इंक्वायरी होनी चाहिए, हम ये मानते हैं अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा और यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जी के पास इतने करोड़ों रुपया जो आया और गुरवंत सिंह पन्नू ने किस किस से पैसा इकट्ठा किया और कितना पैसा जो था वो किस किस काम में लगाया गया। कितना गंभीर मामला है ये और क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देशद्रोह से बढ़कर गंभीर मामला क्या हो सकता है? एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन जिस पर बैन लगा हुआ है, पूरा विश्व इस बात को जानता है, अपनी चोरी करने के लिए और अपनी राजनीतिक भूख मिटाने के लिए आम आदमी पार्टी उनसे भी चंदा लेती है और छोटा मोटा चंदा नहीं लेती, $16 मिलियन। और ये तो इस जांच का मैं स्वागत करता हूं कि जो लोग देश की अस्मिता और देश की सुरक्षा के साथ खेलने का काम करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें कि केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से न्यायिक हिरासत में वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं और उनके निजी और सियासी मुसीबतें एक साथ तेज गति से बढ़ती जा रही हैं। भारत में चुनाव हो और पाकिस्तान का जिक्र ना हो, पाकिस्तान की तारीफ ना हो, पाकिस्तान की इच्छाएं सार्वजनिक ना हो, ऐसा आम तौर पर नहीं होता है। अब तक इसका रिकॉर्ड नहीं है। इसीलिए पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए भारत के चुनाव में पाकिस्तान आज फिर से ट्रेंड हो रहा है। इसीलिए सत्ता में अब पाकिस्तान से प्यार वाला एपिसोड भी खोल देते हैं। पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है। आप जब ऐसी धमकियां सुनते हैं तो आप बिना देर किए समझ जाते हैं कि यह पाकिस्तान के किसी नेता का बयान है जो अति उत्साह में दिया गया होगा। लेकिन इस बार धमकी वाला ये बयान पाकिस्तान के नेता ने नहीं बल्कि भारत के ही एक नेता ने दिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला की तरफ से आया है ये बयान। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं और उसके पास भी परमाणु बम हैं जो हम पर गिरेंगे। हालांकि उनका ये बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान के जवाब में था। राजनाथ सिंह ने कहा था कि एक चुनावी सभा में चिंता ना करें, पीओके हमारा है और हमारा ही रहेगा। इस पर रिपोर्टर ने फारूक अब्दुल्ला से सवाल पूछ लिया तो वो भड़क गए और कहा कि याद रखें कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हैं, उनके पास भी परमाणु बम है और फिर वो बम हमारे ऊपर गिरेंगे। एक बार सुनिए कि फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा था। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं, हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। जिस तरह के बयान से पाकिस्तानी नेता अपनी जनता का मन बहलाते हैं, फारूक अब्दुल्ला का बयान उसी तरह का है। इसका उन्हें कितना लाभ होगा ये तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी को चुनावी सिक्सर लगाने के लिए एक लूज बॉल जरूर मिल गई है। पार्टी की तरफ से बाकायदा इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें फारूक अब्दुल्ला और विपक्ष के नेताओं पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया गया है। वैसे पाकिस्तान के मुद्दे पर बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलती है, आज भी ऐसा ही हुआ। वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं। अगर ये कह दिया जाए कि इंडी गठबंधन के नेताओं में पाकिस्तान के चंद सिरफिरे नेताओं की आत्मा प्रवेश कर गई है तो अतिशयोक्ति न हो। क्या आपने क्या शब्द प्रयोग किया कि चूड़ियां पहन रखी, मतलब आप भारत की स्त्री शक्ति का एक प्रकार से अपमान कर रहे हैं। यह सोच आपकी विदेशी सोच है। रोका किसने उनको, किसने रोका? जो हिस्सा उनके पास पहले है उसको तो ठीक करें। यहाँ के हालात सबको मालूम है, यहाँ संभलता नहीं। जो अभी आपके पास है नहीं उसको लेने चले। फारूक अब्दुल्ला का एक्शन आना ये साफ जाहिर करता है कि उनका दिल आज भी पाकिस्तान के लिए धड़क रहा है। वो एटम बम हम पे गिरेगा, पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। आप बताइए कि आप उनके स्पोक्स पर्सन हैं? वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं। फारूक अब्दुल्ला 86 वर्ष के हैं, 3 बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, काफी अनुभवी हैं। अक्सर वो पाकिस्तान से बातचीत को लेकर सॉफ्ट रहते हैं। पिछले वर्ष दिसंबर में तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर भारत पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेगा तो कश्मीर की हालत गाजा वाली हो जाएगी। लेकिन उनकी ये भविष्यवाणी सही साबित नहीं हुई। कश्मीर में काफी शांति है। हालांकि उनके ताजा बयान से पाकिस्तान एक बार फिर चुनावी राजनीति के केंद्र में आ गया है और बीजेपी को अच्छा खासा मौका भी मिल गया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जिसमें ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत पाकिस्तान वाला टच भी है। कल जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर हमला हुआ। इस हमले में एक जवान शहीद हो गया और इस घटना के बाद विपक्ष ने तुरंत ही सरकार पर हमले शुरू कर दिए। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने तो कह दिया कि चुनाव आने पर सरकार ऐसे स्टंट कराती है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव एक कदम और आगे बढ़ गए और कहा कि सरकार के कारण ये जवान शहीद हो रहे हैं। सुनिए एक बार क्या कहा है इन दोनों नेताओं ने। ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी
जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है। चुनाव आता है तो मोदी जी हड़बड़ा करवाते हैं। शहीद जो हुए ये सब किनके वजह से हुए? मोदी जी के वजह से हुए, नहीं तो पहले कहाँ कोई शहीद हुआ। आतंकवादी हमले होने पर सरकार से सवाल पूछना लाजमी है, लेकिन चरणजीत चन्नी का ये कहना कि आतंकवादी हमले बीजेपी को जिताने का स्टंट होते हैं, ये उनके लिए उल्टा पड़ गया। अब वो सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो कहा उसका मतलब गलत निकाला गया, जबकि बीजेपी कह रही है कि सेना पर सवाल उठाना कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस इतनी अच्छी राजनीति करती है, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी कांग्रेस गंभीर नहीं। ये ओछी मानसिकता कांग्रेस की दिखती है, जो सर्जिकल स्ट्राइक पर, एयर स्ट्राइक पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। और डोकलाम के समय हमारे सैनिकों के साथ खड़े होने के बजाय राहुल गांधी जी चीन के डिप्लोमेट्स के साथ रहते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने 2020 से जब जब कश्मीर में हमारे जांबाजों की शहादत हुई, संवेदना और श्रद्धांजलि का एक शब्द नहीं बोला, वो शायद अब बोलेंगे। आज जो ये सवाल उठा रहे हैं, चन्नी जी के जो बयान आए हैं साहब, ये चन्नी जी नहीं बोल रहे। ये चन्नी जी के अंदर ये 7-8 महीने कनाडा में जो रह के हैं मिस्टर ट्रूडो, ये उनकी बोली बोल रहे हैं। चाहे तेज प्रताप जी हों या चन्नी जी को, उसको थोड़ी देर के लिए किनारे कीजिए। इंटेलिजेंस फेलियर के लिए कहाँ जाए? जो बाइडेन के पास, अमेरिकी राष्ट्रपति के पास पुलवामा की रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आई? ओहो, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।